Assalamu alaikum students, welcome to English Saga, and this could be the last video from the English Saga, and we are going to change or switch the name of the channels, and that would be English Language Loom. Today we brought tips and tricks to improve your writing skills. 15 ways to improve your writing skills dramatically means when you follow these 15 rules or 15 tricks which English Language Loom is brought to you, guys, then you will feel that there is a certain change which is a very good change in your writing skills. स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. Look what I have brought for you. Learning a variety of tricks to improve writing skills isn't as difficult as you may think. We have put together a list of steps to help you make dramatic improvements to the quality of your writing in short order. ये जो लेकर आए हैं हम इस पैराग्राफ में हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हम लेकर आए हैं आज की वीडियो, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि कैसे आप अपनी राइटिंग में कुछ चेंजिंग्स करके उसको बहुत अच्छा और इम्प्रूव्ड बना सकते हैं. सो यू आर ऑलरेडी राइटिंग, आप पहले ही लिख रहे हैं. नाउ टू इम्प्रूव राइटिंग इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स यू कैन डू टू गिव योर टेक्स्ट मोर स्ट्रक्चर एंड मेक योर कॉपी क्रिस्प एंड रीडेबल विद अ कन्वर्सेशनल स्टाइल. यानी अब आपको इन टिप्स पर अमल करके ये सीखना है कि आप किस तरह एक कन्वर्सेशनल यानी बातचीत का अंदाज़ अपनाते हुए खूबसूरत तरीके से इंग्लिश में राइटिंग कर सकते हैं. मेक श्योर, फर्स्ट रूल इज़ मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट यू आर राइटिंग अबाउट. यानी जिस कॉन्सेप्ट पे आप लिख रहे हैं आपका उसमें क्रिस्टली क्लियर होना ज़रूरी है. जो भी आपको टॉपिक मिला है पहले आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी सी हावना होनी चाहिए. ये क्यों ज़रूरी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ़ यू कैंट एक्सप्लेन इट टू अ 6-year-old यू डोंट अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ. यानी अगर 6 साल का बच्चा आपके पास है और आप उसको ये नहीं समझा सकते जो टॉपिक आप लिखने जा रहे हैं, तो फिर आपको अभी ख़ुद भी नहीं समझ आई. Before you start writing, take a moment to mentally explain the concept to the 6-year-old who lives inside your head. अब आगे एक और ड्रामेटिक शिफ्ट ले रही है कि आपके जहन में भी तो एक 6-year-old चाइल्ड होता है ना. यानी अगर आपको समझ नहीं आई तो आपका जहन अभी 6-year-old ही है, और अपने अंदर के 6-year-old बच्चे को पहले समझाएं कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं. अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. नंबर 2, इफ़ द मैसेज इज़ कॉम्प्लेक्स आउटलाइन इट. यानी अगर मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं या टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स है, तो पहले उसकी आउटलाइंस बना लें. It doesn't take much thought organizing to compose the average text to message, but if you are writing something more complex with multiple angles, questions or requests, get all that stuff sorted before you sit down to write, making an outline or even just. यहाँ पर आपको पैसेज में क्या समझाना चाह रहा है? यहाँ पर वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर मुश्किल चीज़ आपको हैंडल करने के लिए दे दी गई है, यानी एक मुश्किल टॉपिक आ गया है, तो पहले आप उसकी आउटलाइन बना लें, क्योंकि आउटलाइन आपको उस पर काम करने का काफ़ी लंबा प्रोसीजर दे देगी. यानी अगर लिखने के दौरान आप उस चीज़ से आगे पीछे भी हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से आगे पीछे भी हो रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट कैरी करके जा सकते हैं अगर आपने पहले से उसकी आउटलाइंस बनाई हुई होंगी. नंबर 3, एंटिसिपेट योर रीडर्स क्वेश्चंस. यानी आपका जो पढ़ने वाला है, जो उसके सवाल हैं, अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स इसको लेंगे तो वो ऐसे लेंगे कि जो आपको टॉपिक मिला है एग्ज़ामिनर आपसे असल में पूछना क्या चाहता है. तो आपको एग्ज़ामिनर के क्वेश्चन की समझ आनी ज़रूरी है. जब आपको समझ आ जाएगी, एंटिसिपेट आप कर लेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे. उसके बाद डोंट एवर ओवर एक्सप्लेन. नंबर 4 जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितना पूछा गया है उतना ही बताएं. बात को घुमा फिरा कर बहुत दूर ले जाने से पढ़ने वाले को भी मज़ा नहीं आता और चेकर भी उसमें बहुत अच्छा मार्क्स नहीं दे पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल,
If you have taken the time to organize your thoughts in advance, you should be able to keep things simple. The idea is to give readers just enough to understand what you are communicating without overwhelming them with trivial details. यानी इधर उधर की डिटेल्स बताने के बजाय आप उनको परेशान करें या फिर आप उनको एग्जैजरेट ओवरवेलम कर दें। इससे बेहतर है कि आपको जब एक दफ़ा आउटलाइन आपने दे दी तो सिंपल अल्फाज में अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर दें अपनी राइटिंग के थ्रू। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि हर CSS आर्ट्स राइटिंग टेफल राइटिंग प्लस अगर 10th लेवल पे भी बच्चे ऐसे राइट कर रहे हैं तो भी वो इसमें गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर आ गए नंबर 5, गो ईजी ऑन द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। हर जगह में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल तो बहरहाल करने पड़ते हैं। अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुश्किल तरीन फ्रेजेस का इस्तेमाल मत करें। व्हेन आई वाज अ neophyte writer, someone showed me how prepositional phrases made my writing unnecessarily wordy and complex. It was complex. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये राइटर आपको ख़ुद बता रहा है कि जब मैं लिख रहा था तो बहुत से राइटर्स ने मुझे बताया है कि यहाँ पे तुमने अननेसेसरी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस डाल डाल के अपनी राइटिंग को कॉम्प्लेक्स कर दिया, जिसकी वजह से भी पढ़ने वाले का उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। नंबर 7 पे हमारे पास है डोंट पैड वीक वर्ड्स विद एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जब आप लगा रहे हों हर वीक वर्ड के साथ एडवर्ब ना लगाएं। एडवर्ब आप सॉलिड वर्ड्स के साथ लगाएं, ठीक है। स्टिक विद सिंपल वर्ड्स। बेस्ट सेलिंग ऑथर जॉन ग्रिशम सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। नंबर 1 वर्ड्स वी नो, नंबर 2 वर्ड्स वी शुड नो, नंबर 3 वर्ड्स नोबडी नोज। फॉरगेट दोज इन द थर्ड कैटेगरी एंड यूज़ रेस्ट्रेंट विद दोज इन द सेकेंड। यानी वर्ड्स वी शुड नो ये वाले वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। वर्ड्स नोबडी नोज़ नए नए अल्फाज बना के लोगों को कंफ्यूज करने के से बेहतर है कि आप वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें जो आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं या जिनका लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। ओके, नंबर 9 पे हमारे पास है यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस यू आर, वी आर, दे आर, कैंट, डिडंट। योर राइटिंग विल साउंड स्टिफ एंड फॉर्मल विदाउट देम। यानी कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना ये आपकी राइटिंग्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं। आपने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्शन से हमारा क्या मुराद है। अपोस्ट्रोफ लगा के आप एब्रीविएशन में कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आई एम श्योर यू आर एबल टू डिलीवर द क्वालिटी ऑफ वर्क वी आर लुकिंग फॉर। लेट अस डिस्कस इट इन आवर मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आपने देखा आई एम श्योर। अब आपने आई एम श्योर पूरा लिखा है, यानी आपने कंट्राडिक्शंस यूज़ नहीं की। ट्राई ट्रांसक्राइबिंग योरसेल्फ, यानी आप जो बताना चाहते हैं आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग में फील हो के राइटर क्या है और वो क्या लिखना चाह रहा है। रिकॉर्ड योर सेल्फ टॉकिंग, आप ये भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हल भी होता है अपनी इंग्लिश को इन्हांस करने का कि आप रिकॉर्ड कर लें आप जो बोल रहे हैं। यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट कन्वर्सेशनल राइटिंग यूजिंग दिस वन वियर्ड ट्रिक। यानी ये वियर्ड ट्रिक है लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशनल राइटिंग के बारे में या जान सकते हैं। नंबर 11 वॉच योर ग्रामर। The most important thing while writing, the most important thing is to check your grammar and vocabulary. Your structure should be loud and clear and according to the rules. यानी अगर आप ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चीज़ें पुट करते जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करता है। प्लस अगर एक अच्छा वेल रीडर आपको पढ़ रहा होता है और आप उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो फिर वो आपका इमेज भी डाउन कर देता है। और अगर तो आप एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो फिर एग्ज़ामिनर का दिमाग जो है वो इस तरह के मिस्टेक्स स्पेशली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख के काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो फिर आपको मार्क्स नहीं देता। अगर आप एग्ज़ामिनर को फोर्स करना चाहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल इज़ अबाउट टू फोर्स एग्ज़ामिनर टू गिव यू मार्क्स। आप एग्ज़ामिनर को फोर्स करेंगे वो आपको नंबर दे, और इसके लिए चंद चीज़ों पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है जिनमें से एक ग्रामर भी है। कीप योर सेंटेंसेस सिंपल, अगेन वही बात आ रही है। लिटरेरी ग्रेड्स कैन राइट लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद फ्लेयर, वाई नॉट यू। बड़े बड़े सेंटेंसेस, मुश्किल सेंटेंसेस बड़े बड़े अदबी शख्सियात चंद अल्फाज में बंद कर देते हैं, जिसको कहते हैं ना कूज़े में समा देना दरिया को। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि आप बड़ी बड़ी बातों को चंद अल्फाज में बंद करके बता सकें।
Read it out loud. Speaking of flow, reading your writing aloud can help you determine whether it flows smoothly. If it sounds choppy and clipped, add a few longer sentences to break up that steady. यानी अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ही लंबा चला जा रहा है या फिर ये ज़्यादा ही छोटा है और इसमें पढ़ के अगर आप देखेंगे अपनी राइटिंग को एक दफ़ा तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। फिर वो मिस्टेक आप खुद ही सेट कर लेंगे, उसको छोटे सेंटेंसेस में तोड़कर दोबारा से रीसेट करके। इन्फ्यूज़ योर पर्सनैलिटी इनटू योर राइटिंग। जो आप खुद हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी आपकी राइटिंग में भी दिखाई देनी चाहिए। लेटिंग योर पर्सनैलिटी शाइन थ्रू इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप अ राइटिंग स्टाइल। यूज़ द फ्रेजेज एट स्लैग दैट यू वुड नॉर्मली यूज़ विद इन रीज़न व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट। यानी जब भी ज़रूरत हो या आपको लगे मुनासिब है तो फ्रेजेस और स्लैंग लैंग्वेज भी आप रीज़न के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ये शो करेंगे एग्जामिनर को कि ओरिजिनल राइटिंग हो रही है, ओरिजिनल क्रिएटिव राइटिंग हो रही है। और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। द अल्टीमेट वे टू इम्प्रूविंग राइटिंग इज़ टू लर्न वट वीकन्स इट इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन सेट योर माइंड टू फिक्सिंग एंड इवेंचुअली प्रिवेंटिंग द ग्लिचेस। यानी आप शुरू से ही अपना एक गोल सेट करें कि मुझे प्रैक्टिस के ज़रिए से अपनी पुरानी गलतियों से इतना अच्छे तरीके से सीखना है कि मैं जल्द से जल्द अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकूं। इफ़ यू फील इट हेल्पफुल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज लूम। थैंक यू।